पहले सुनी हुई बातचीत को याद करते हुए गैरी कुछ एक्सप्लेन करने ही वाला था कि इजी उससे एक कदम आगे निकल गई। वो ट्रेड था, इजी ने कहा। कैंटीन में जो हमने देखा था वही टर्म्स अग्री करने का पार्ट था और ये फाइट एक्चुअल ट्रांजैक्शन थी। प्रोफेसर ने जो कहा था वो तब अजीब लगा था, लेकिन अब साफ है। यहाँ लोग अपने आउटसाइड कनेक्शंस और पोजीशन का यूज करके बेनिफिट्स ले रहे हैं। ये सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट होने का गेम नहीं है। वो थोड़ा रुकी, फिर आगे बोली, और अगर एक कदम आगे सोचो तो यहाँ किसी रॉन्ग पर्सन से पंगा लेना सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे पूरे फैमिली के लिए प्रॉब्लम बन सकता है। इजी ने निगलते हुए कहा। अगर ऐसा था तो सवाल उठता था, टॉप 10 की पोजीशन आखिर कितनी पावरफुल होगी कि लोग उन्हें ऑलमोस्ट गॉड्स की तरह ट्रीट कर रहे थे। हर कोई उनके पास आ रहा था फेवर पाने की कोशिश में। जिसने अभी अभी अपनी पोजीशन ट्रेड की थी, शायद उसके लिए फैमिली को बचाना खुद से ज्यादा इंपॉर्टेंट था। करीब से देखने पर सिचुएशन उतनी हॉरिबल नहीं लगी। लूजिंग स्टूडेंट का बैज 47 से 48 हो गया था। विनर का बैज अब 47 दिखा रहा था। मतलब बीच के सभी रैंक्स एक स्टेप एडजस्ट हुए थे। कुछ देर बाद इजी ने फिर मीटिंग कॉल की। इयन और गैरी तुरंत अग्री हो गए। नंबर भी साथ आया, वॉल से टिक कर खड़ा हो गया बिना कुछ बोले। उस डेमोन्स्ट्रेशन के बाद इजी ने कहा, यह क्लियर है कि यह जगह प्रोफेसर्स के बताए से काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। हमें जानना होगा कौन कौन है, किस सिटी से, किस बैकिंग के साथ। हो सकता है अपने ही सिटी या आसपास वालों से फाइट अवॉइड करना बेटर हो। वो थोड़ा रुकी। शुरुआत के लिए प्रॉपर इंट्रोडक्शन करते हैं। मैं पोम्पानो से हूँ, Tier 3 टाउन। मेरे फैमिली के कई रेस्टोरेंट्स हैं और हाल के सालों में नियर बाय टाउन्स में एक्सपैंड किया है। अब इयन की बारी थी। मैं भी पोम्पानो से हूँ, उसने कहा। इजी और मैं चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं। मेरे फैमिली की आईटी सर्विसिंग कंपनी है। Tier 2 और Tier 1 सिटीज की कुछ प्रोमिनेंट कंपनीज के साथ काम करती है। फाइनेंशियली हम ठीक हैं, इजी ने जोड़ा, लेकिन इन्फ्लुएंस के मामले में कुछ खास नहीं। इसीलिए हम ऑल्टर्ड बने, पहले एएफए में घुसने के लिए। पोम्पानो से कोई न कोई गैंग या मेयर कनेक्शन वाला जरूर होगा। अगर ऐसे किसी से टकराए तो हमारे लिए टफ होगा, लेकिन अगर हम साथ हो तो कोई बाहर का, जैसे तुम, उनसे डील कर सकता है। वो आइडिया से खुद ही एक्साइटेड लग रही थी। गैरी ने सोचा, स्लाम में हाउलर्स अब बिगेस्ट गैंग थे और शिन के अलावा वहां ज्यादा ऑल्टर्ड भी नहीं थे। मतलब उसके लिए यहाँ कोई इमीडिएट खतरा नहीं था। और अगर वो Tier 1 सिटी से हो? नंबर ने पूछा। मैं ये नहीं कह रहा कि वो लोअर टियर वालों को नोटिस करेंगे, लेकिन अगर कर लिया और पेरेंट्स के क्लोज हुए तो फैमिलीज का एंड हो सकता है। इजी ने दांत भींचे, थोड़ी एम्बैरस लगी, लेकिन जवाब था, ऐसे केस में वेट करना ही बेस्ट है। कुछ लोग इतने बिग होंगे कि कोई उन्हें टच नहीं करेगा, लेकिन तब वो टॉप 10 में पहुंचेंगे ही और एक वीक बाद लीव कर देंगे। अपॉर्चुनिटी हमेशा आएगी। सिटीज लिमिटेड है, ऑल्टर्ड भी लिमिटेड है। मेरा गेस है ऐसे लोग ऑलरेडी पास कर चुके होंगे। टॉप 10 में स्टेलमेट बनता है क्योंकि उन्हें चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन पोजीशन पूरे वीक होल्ड करनी होती है। इससे अनटचेबल्स बाहर हो जाते हैं और रियल फाइटर्स बचते हैं। हम ये कर सकते हैं, बस हमें एक दूसरे के बारे में सब जानना होगा। इजी साफ तौर पर स्कीमर थी, हमेशा प्लानिंग, हमेशा टॉप तक पहुंचने के तरीके। नंबर को उसकी लॉजिक सही लगी। हालांकि वो उस पर भरोसा नहीं करता था, फिर भी उसकी ओन बैकिंग भी अनलिमिटेड नहीं थी। मैं अडॉप्टेड हूँ, नंबर ने आखिरकार कहा। Tier 3 इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी ने मेरे पोटेंशियल की वजह से अडॉप्ट किया। पोजीशन मेरी भी तुम दोनों जैसी है। कंपनी एक्सपैंड करना चाहती है, प्रेफरेबली Tier 2 सिटी में, और मुझे पब्लिक फेस बनाना चाहती है। नहीं है। अब गैरी को समझ आया कि नंबर अलग क्यों लगता था। वो भी उसकी तरह बोर्न प्रिविलेज नहीं था। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? नंबर ने पीछे हटते हुए कहा। सीरियसली, तुम वियर्ड हो। सॉरी, गैरी मुस्कुराया। बस अच्छा लगा कि कोई सिमिलर पोजीशन वाला मिला। तो क्या तुम्हें भी किसी ने पिक किया था? इयन ने पूछा। सच कहें तो इयन और इजी आंसर का इंतजार कर रहे थे। इतनी स्ट्रेंथ, इतना टैलेंट, उन्हें उम्मीद थी कि गैरी कम से कम Tier 2 से होगा। लेकिन हाँ, आई गेस, गैरी ने सिर खुजाते हुए कहा। मैं स्लो से हूँ, Tier 3 टाउन, नाम सुना न हो। उनके चेहरों पर तुरंत डिसअपॉइंटमेंट आ गई। मतलब कोई स्ट्रॉन्ग बैकिंग नहीं। स्लफ, कर्क और कुछ न्यूज रिपोर्ट्स के अलावा ऑलमोस्ट अननोन था। आई शुडंट टेल देम एवरीथिंग, गैरी ने सोचा। वियर्ड हो जाएगा। मेरे केस में, उसने कहा, मैं हाउलर्स नाम की एक गैंग से स्पॉन्सर्ड हूं।
इतना सुनते ही सबकी आंखें फैल गईं। उनके बिल्कुल पास खड़ा था। ऐसी रिएक्शन गैरी पहले भी देख चुका था, लेकिन इस बार उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों। पहले तो वो रीजन समझता था, पर अभी यहां ये रिएक्शन उसे बेवजह लगी। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही वजह घूम रही थी, अभी अभी बोले गए उसके शब्द। क्या हुआ? गैरी ने आखिरकार पूछा, थोड़ा कंफ्यूज्ड होकर। इतना शॉकिंग है कि मैं गैंग से स्पॉन्सर्ड हूं? मुझे लगा था यहां ये नॉर्मल होगा। मैं अकेला नहीं हूं, और हाउलर्स तुम्हारे किसी टाउन में एक्टिव भी नहीं है। तीनों में से किसी ने जवाब नहीं दिया। ग्रीन हेयर्ड टीनेजर अब इजी की तरफ मुड़ा, जो अब तक सबसे ज्यादा बोल रही थी। साइलेंस कुछ सेकंड्स तक खिंचा, लेकिन गैरी की नजर प्रेशर बनाती रही। आखिरकार इजी बोली, ये तुम्हारे अगेंस्ट पर्सनली नहीं है, लेकिन गैंग्स और बिजनेसेस का रिलेशन काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है। आजकल ऑलमोस्ट सब कुछ वही कंट्रोल करते हैं। कौन सा बिजनेस कहां ऑपरेट करेगा, प्रोटेक्शन फी कितनी होगी, और ऐसे रूल्स जो सिर्फ एक साइड को फायदा देते हैं। इसीलिए हमें गैंग मेंबर्स से कॉशियस रहना पड़ता है। एक गलत मूव और हमारी फैमिलीज का सब कुछ क्रम्बल हो सकता है। सच ये है कि लोगों ने जो भी बनाया है वो एक गैंगबर के शब्द से टूट सकता है। गैरी चुप रहा। वो इजी की बात से डिसएग्री नहीं करता था। यही तो वजह थी कि वो गैंग से नफरत करता था, और इसी वजह से उसने इंश्योर किया था कि हाउलर्स ओलिविया या डेमियन जैसे न बने। सच ये भी था कि हाउलर्स पूरी तरह इनोसेंट नहीं थे। अंडरडॉग्स की पुरानी प्रॉपर्टी अब खाई के पास थी, लेकिन गैरी की इच्छा से जितना पॉसिबल था उसे ओरिजिनल ओनर्स को लीज पर लौटा दिया गया था। प्रोटेक्शन फीस भी थे, लेकिन रेट रीजनेबल था। कॉन्ट्रैक्ट्स में क्लॉजेस थे ताकि अगर किसी महीने बिजनेस खराब हो जाए तो पेमेंट पोस्टपोन की जा सके। यह सब एक नेसेसरी इवल था, मेंबर्स को लॉयल रखने के लिए, उनकी फैमिलीज को सपोर्ट देने के लिए। गैरी समझा सकता था कि हाउलर्स बाकी गैंग्स से बेटर है, लेकिन वो जानता था सिर्फ वर्ड से कोई बिलीव नहीं करेगा। और भी है, इजी आगे बोली, गैंग मेंबर्स अलग होते हैं, यूजुअली विशियस, जिन्हें फर्क नहीं पड़ता कि कौन हर्ट हो रहा है। और मुझे यकीन है यहां भी ऐसे ही होंगे। अगर लकी हुए तो कोई प्राइडफुल मिलेगा जो फैमिली से हेल्प नहीं मांगेगा। प्रॉब्लम यह है, एक गैंग मेंबर रीजनेबल हो सकता है, लेकिन उसकी गैंग के बाकी लोग जरूरी नहीं। मान लो मैंने लो रैंक्ड गैंग मेंबर को हरा दिया, तो चांस है पूरी गैंग मेरे खिलाफ हो जाए, भले ही उनके सामने कोई बड़ी गैंग क्यों ना हो। डेथली लॉयल लोग जान जोखिम में डाल देंगे। अब जब हमें पता है कि तुम गैंग में हो, तो ये एक्सप्लेन करता है कि तुम पहले इतनी इजीली कैसे कर पाए। गैरी जानता था वो किस बारे में बात कर रही थी। इयन की टूटी टांग, बाकियों पर चले उसके क्लॉज। उसके अटैक्स में कोई हेजिटेशन नहीं था, क्योंकि वो पहले भी कई बार लाइफ और डेथ फाइट्स लड़ चुका था। बाकी ऑल्टर्ड की एक्सपीरियंस लिमिटेड और क्यूरेटेड थी। तो क्या मुझे ये बात छुपानी चाहिए? गैरी ने पूछा। अगर कोई बैकग्राउंड पूछे तो क्या झूठ बोल दूं कि कोई बिजनेस स्पॉन्सर कर रहा है? वो श्योर नहीं था। आखिर यहां आने का पॉइंट यही था, फेमस ऑल्टर्ड बनना जिसे हाउलर्स ओपनली सपोर्ट कर सके। नहीं, इजी ने सिर हिलाया। ऑनेस्ट रहना ही बेस्ट है। यकीन मानो, यहां ऐसे लोग होंगे जो इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, और ऑनेस्टली तुम्हारी बैकिंग तुम्हारे लिए एडवांटेज है। Tier 3 टाउन्स वाले तुमसे पंगा नहीं लेंगे जब तक वो खुद गैंग से ना हो। Tier 2 वाले भी अवॉइड करेंगे जब तक उनके पास बिग कनेक्शंस न हो। लेकिन मेरी एनालिसिस पर ब्लाइंडली भरोसा मत करना। हमें अभी बहुत कुछ नहीं पता। कुछ लोग तुम्हें चैलेंज करेंगे, बस तुम्हें चेक करने के लिए। आखिर गैंग ऑल्टर्ड होने का मतलब ये नहीं कि हाउलर्स तुम्हें यहां हर चीज से बचाएंगे। तुम लीडर नहीं हो जो गैंग वॉर डिक्लेयर कर सको। गैरी ने थोड़ी खुजाई। राइट, काफी समय बाद आज हाउलर्स एक साथ ट्रैवल कर रहे थे। ये दिन उनके लिए इंपॉर्टेंट था, और एक्साइटमेंट कार के अंदर साफ दिख रही थी। डैम, इनु बोला, मैंने कभी सोचा नहीं था कि Tier 1 सिटी में कदम रखूंगा, और वो भी लिमो में। स्टाइल में ट्रैवल करना जरूरी है, कायंसा। अब मेंबर्स बढ़ गए हैं, अपग्रेड करना ही था, वरना हम स्क्वाश्ड हो जाते। सब एक्साइटेड थे, सिवाय एक के। माई खिड़की से बाहर देख रही थी, थोड़ी हथेली पर टिकी हुई। क्या हुआ? व्हाइट ने पूछा। कुछ नहीं, बस काश गैरी यहां होता। मुझे पता है वो बिजी है, अपना ड्रीम जी रहा है, लेकिन अच्छा होता अगर हम ये साथ एंजॉय कर पाते। खुद को दोष मत दो, मैंने कहा। सोचो, जब वो वापस आएगा तो उसके फेस पर कितना बड़ा सरप्राइज होगा। गैरी अब अकेला महसूस नहीं करेगा।
उसी पल लिमो एक साइन के पास से गुजरी। मोरफ्रेंड में आपका स्वागत है, एक टियर 1 सिटी जो ज्यादातर कंट्रोल में थी एक ग्रुप के, डार्क गिल्ड। ग्रीन हेयर्ड ऑल्टर्ड के लिए पहला दिन बिना किसी बड़ी परेशानी के गुजर गया। हैरानी की बात यह थी कि किसी ने भी नए आए छात्रों को चैलेंज नहीं किया। ढंग का खाना न मिलने की वजह से गैरी को आम दिनों से ज्यादा भूख लग रही थी, लेकिन चूंकि उसे कुछ खास करने की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए वह इसे सहन कर पाया। जैसा उसने सोचा था, गैरी ने अपना ज्यादातर समय उन लोगों को ऑब्जर्व करने में बिताया जो यहां काफी समय से थे। दूसरे और तीसरे दिन भी वेयरवुल्फ यही करता रहा। उसका एनर्जी रिजर्व घटकर 178 रह गया था, लेकिन इस दौरान उसने काफी कुछ सीख लिया था। सबसे पहले तो सेंटर में होने वाली पब्लिक फाइट्स रोज की बात थी, मगर ग्रीन हेयर्ड टीनेजर ने यह भी समझ लिया कि वहां होने वाली ज्यादातर फाइट्स पहले से किसी सीक्रेट एग्रीमेंट के तहत होती थी। असल में ज्यादा इंटरेस्टिंग वे फाइट्स थीं जो कहीं और अचानक हो जाती थीं। जैसा कि पता चला, फ्री टाइम के दौरान, यानी खाने और सोने के समय को छोड़कर, कहीं भी और कभी भी फाइट हो सकती थी। दिलचस्प बात यह थी कि चाहे जगह कितनी ही ऑकवर्ड या छोटी क्यों न हो, टीचर्स तुरंत आकर एरिया क्लियर कर देते थे ताकि बाकी स्टूडेंट्स को चोट न लगे। ये फाइट्स ज्यादातर हाई रैंकर्स द्वारा शुरू की जाती थीं, और ऐसा नहीं लगता था कि वे दिखावा करने के लिए ऐसा कर रहे हों। ट्रेनिंग फैसिलिटी उन जगहों में से एक थी जहां फाइटिंग मना थी। गैरी वहां गया था और उसे मानना पड़ा कि वह जगह सच में काफी एडवांस्ड इक्विपमेंट से भरी हुई थी। उस समय वहां करीब 1 दर्जन लो रैंकिंग स्टूडेंट्स ट्रेनिंग कर रहे थे। सब खुद को बेहतर बनाने की कोशिश में लगे थे। बेशक, चूंकि गैरी को हायर रैंकिंग ट्रेनिंग फैसिलिटीज का एक्सेस नहीं था, वह दोनों की तुलना नहीं कर सकता था। लेकिन उसने ऑब्जर्व किया था कि ज्यादातर हाई रैंकर्स मेन एरिया में ही चिल करना पसंद करते थे। इसी बीच वेयरवुल्फ उन लोगों पर भी नजर रखे हुए था जो उसके साथ ही आए थे। इजी ने उससे कहीं ज्यादा एक्टिव अप्रोच अपनाई थी, और जब भी गैरी ने उसे देखा, वह हर बार किसी नए ग्रुप के साथ दिखी। साफ था कि वह अपनी अगली मूव के लिए इंफॉर्मेशन गैदर कर रही थी, लेकिन बहुत कम लोग ही उसे खुलकर बात करने को तैयार थे। अपनी हियरिंग की मदद से गैरी समझ सकता था कि सिर्फ इसलिए उसे नीचा दिखाया जा रहा था क्योंकि उसे स्काउट नहीं किया गया था। और हैरानी की बात नहीं थी कि यह सिर्फ उसी तक सीमित नहीं था। गैरी, नंबर और इयन तीनों को ही असेसमेंट के जरिए आने की वजह से डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा था। दूसरे दिन हालात तब बदले जब इयन ने रैंक 105 वाले एक लड़के को चैलेंज किया। गैरी को नहीं पता था कि इयन का ऑल्टर्ड ऐसा था जिसमें जबरदस्त रिजेनरेटिव प्रॉपर्टीज थीं, या फिर एएफए ने ही उसे इतनी अच्छी तरह हील किया था, लेकिन वह ऐसे लड़ रहा था जैसे उसे कभी चोट लगी ही न हो। इतना ही नहीं, ट्रांसफॉर्म न कर पाने के बावजूद उसने आसानी से जीत हासिल कर ली। इसके बाद कुछ लोग उसके आसपास इकट्ठा होने लगे और उससे बातचीत करने लगे, उसके बैकग्राउंड के बारे में पूछते हुए। गैरी ने सुना कि कुछ लोगों ने तो उससे बिजनेस करने की भी बात की। शायद यहां सब कुछ नेगेटिव ही नहीं है। अगर तुम खुद को प्रूव कर दो तो अपने गैंग के लिए कनेक्शंस भी बना सकते हो। हमेशा दूसरों से डरते रहने की जरूरत नहीं। गैरी ने सोचा, आज सुबह नंबर ने रैंक 98 वाली एक लड़की से फाइट की थी और बिना ज्यादा परेशानी के जीत गया था। इस जीत की वजह से वह चिकन सूप से अपग्रेड होकर थोड़ा बेहतर खाना पाने लगा, जबकि इजी और गैरी को फिर से वही सूप मिला। सिर्फ इसलिए ज्यादा उम्मीद मत बांध लेना क्योंकि उन्होंने जीत हासिल की है, पास बैठी टीनेज गर्ल ने गैरी को वार्न किया। उसने वेयरवुल्फ में दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी थी, और उसकी ताकत देखते हुए उसे हैरानी हो रही थी कि उसने अब तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। तुम्हारा मतलब? ग्रीन हेयर्ड टीनेजर ने सूप पीते हुए पूछा, और उसकी एनर्जी वापस 180 हो गई। क्या तुमने नोटिस नहीं किया कि हमारे आसपास के ज्यादातर रैंक्स वाले उम्र में थोड़े बड़े हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि उनमें से कई हमारे जैसे ही हैं, असेसमेंट पास करके आए थे और यहीं अटके रह गए। वे अब भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि किसी दिन यहां से निकल पाएंगे। मेरे हिसाब से ताकत के मामले में हम बाकी लोगों से काफी पीछे हैं। मैं सिर्फ हम तीनों की बात कर रही हूं। तुम, गैरी, अलग हो। और सच कहूं तो मुझे बेसब्री से इंतजार है कि तुम कब इस जगह को हिला दोगे। वेयरवुल्फ के चेहरे पर एक ग्रिन आ गई। उनका रिश्ता भले ही गलत शुरुआत से हुआ हो, लेकिन उसे जानने के बाद गैरी ने इजी को काफी हद तक माफ कर दिया था। वह हमेशा किसी से दुश्मनी पालकर नहीं रखना चाहता था।
आखिरकार उसने भी टेस्ट पास करने के लिए जो बन पड़ा वही किया था। वर्स्ट केस में गैरी बस एएफए में आने का मौका खो देता, अपनी जान नहीं। मील के बाद सब अपने आप मेन एरिया की ओर बढ़ गए, लेकिन वहां कुछ अजीब चल रहा था। एक सर्कल बन चुका था और एक स्टूडेंट जोर जोर से ताली बजा रहा था, जिसकी आवाज पूरे हॉल्स में गूंज रही थी। वह एक दुबला पतला स्टूडेंट था जिसके पीछे 4 और लोग थे। सबके रैंक्स 50 से नीचे थे, लेकिन जिसने सबका ध्यान खींचा वह था उसके बैज पर लगा नंबर 4। आज सुबह की फाइट के लिए बधाई। अब मुझे लगता है कि मुझे तुमसे थोड़ी बात करनी चाहिए, रैंक 4 ने नंबर की ओर इशारा करते हुए कहा। गोट ऑल्टर्ड ने उसे देखा और बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। वह उसे पार करके अपने नए रूम की ओर जाना चाहता था, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा बाकी लोग भी उसके पीछे चल पड़े। बहुत से स्टूडेंट्स को लगा कि अब फाइट होने वाली है और वे देखने के लिए आगे बढ़ने ही वाले थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि कुछ और लोग उन्हें रोकने आ गए। सब लोग, बेहतर होगा कि अपने अपने काम से मतलब रखो और इसमें दखल मत दो, उनके लीडर ने कहा। स्टूडेंट्स ने तुरंत बात मान ली और वापस लौट गए। वजह साफ थी, उनके बैजेस पर लगे नंबर्स 8, 6 और 5। इसी वक्त गैरी भी नंबर की ओर बढ़ने लगा। उसे जानने की क्यूरियोसिटी थी कि वे उससे क्या बात करना चाहते हैं। ऊपर से वह नंबर का एहसानमंद भी था, इसलिए अगर कुछ गड़बड़ होती तो वह मदद करना चाहता था। लेकिन 2-3 कदम ही बढ़ा था कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम क्या करने जा रहे हो? मुझे पता है, मैंने कहा था कि मैं देखना चाहती हूं तुम क्या करोगे, लेकिन पागलपन की भी एक हद होती है, इजी ने फुसफुसाते हुए कहा और गैरी को पीछे खींच लिया। तुम नहीं समझ रहे कि यहां क्या चल रहा है, लेकिन मैं समझ रही हूं। याद है मैंने टॉप 10 में एक हफ्ते टिके रहने की बात क्यों मुश्किल बताई थी? जो मैंने गैदर किया है उसके हिसाब से हम अजीब टाइमिंग पर आए हैं। मौजूदा टॉप 10 आपस में अग्रीमेंट कर चुके हैं। उन्होंने पब्लिकली अनाउंस किया है कि अगर उनमें से किसी को चैलेंज किया गया तो सब एक दूसरे का साथ देंगे और 1 हफ्ते तक आपस में फाइट नहीं करेंगे। इसी रूल की वजह से हाल ही में स्टूडेंट्स के लिए पास करना मुश्किल हो गया है और इसलिए हाई रैंकर्स ने अभी इंटरवीन किया। इन 10 के निकल जाने के बाद अगले टॉप 10 पोजीशंस के लिए हमेशा एक बड़ा फ्री फॉर ऑल होता है। वही हमारा बेस्ट चांस होगा, और तुम्हारा भी, अगर तुम रियल एकेडमी पहुंचना चाहते हो। गैरी की स्लीव को कसकर पकड़े हुए भी इजी महसूस कर सकती थी कि वह खिंचकर निकलने वाला है, वार्निंग के बावजूद। जैसा मैंने सोचा था, गैंग मेंबर्स सच में पागल होते हैं। इजी ने उसका शर्ट फिर से खींचा। वे नंबर के साथ जो भी प्लान कर रहे हैं वो बुरा नहीं होगा। उन्हें उससे कुछ हासिल नहीं होना। वह एक छोटे टाउन से है और लो रैंक है, इसलिए चिंता मत करो। गैरी ने थोड़ा ज्यादा जोर लगाकर अपना हाथ छुड़ा लिया, इतना कि इजी कुछ ना कर सके। चिंता करना मेरी आदत है, शायद इसलिए क्योंकि मैं हमेशा अपनी माँ और बहन की चिंता करता आया हूं, लेकिन मुझे ये सब देखना अच्छा नहीं लगता। अगर कुछ नहीं है तो तुम्हें मेरी भी चिंता करने की जरूरत नहीं, गैरी ने कहा और 3 हाई रैंकिंग मेंबर्स की ओर बढ़ गया। रुको, रैंक 8 ने चिल्लाकर कहा और वेयरवुल्फ के सामने हाथ फैला दिया। एक पल पहले तक सब लोग यहां से निकलकर अपने अपने काम में लगने वाले थे। सबको डर था कि ज्यादा देर रुकने से कहीं टॉप रैंकर से पंगा न हो जाए। लेकिन जैसे ही उन्होंने गैरी पर चिल्लाने की आवाज सुनी, उनकी जिज्ञासा खुद ब खुद उन्हें पलटकर देखने पर मजबूर कर गई। क्या उस बंदे को सच में मरने का शौक है? एक छात्र ने अपने पास खड़े दूसरे से बुदबुदाते हुए कहा। आखिरी बार कब किसी ने टॉप 10 में से किसी के सामने जाने की हिम्मत की थी? मौत का शौक है या नहीं, वो तो नहीं पता, दूसरा बोला। लेकिन इस फ्रेश ब्लड की जिंदगी अब नरक बनने वाली है। बेचारे इडियट को शायद ये भी नहीं पता कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। मुझे उस पर दया आ रही है, तीसरा बोला। अगर किसी ने उसे वहां से नहीं खींचा तो वो मारा जाएगा। तू कैट ऑल्टर्ड है ना? चौथा हंसते हुए बोला। अगर इतना ही गुड समैरिटन बनने का शौक है तो अपनी 9 में से एक जान कुर्बान करके उसे बचा ले। जब तुम्हें दूसरी दुनिया भेज देंगे तब मैं तुम दोनों के लिए प्रार्थना कर लूंगा। उसी वक्त तीसरी मंजिल से 3 छात्रों का एक समूह ऊपर से सब कुछ अनफोल्ड होते देख रहा था। अगर सच में कुछ गड़बड़ हुई तो आखिर में शायद उन्हें ही दखल देना पड़ता। हे स्नो, अपोलो, क्या स्टाई ने तुम में से किसी को बताया था कि वो ऐसा करने वाला है? एक टॉपलेस छात्र ने पूछा। वह अपने छोटे सख्त बालों को बेहद तेजी से खुजा रहा था।
इतनी तेज कि लगता था जैसे आग लगाने की कोशिश कर रहा हो या उसके सिर में जुएं हों। बात करते हुए भी वह यही हरकत करता रहा। उसकी जैकेट कमर पर बंधी थी और जिस बैज को सारे छात्र पहनते थे वह उसी पर लगा था, जिस पर लिखा था नंबर 3। उसका नाम वू चेन था और उसका नाम काफी मशहूर था क्योंकि वह सबसे ज्यादा दिखने वाला टॉप रैंकर था। वह ज्यादातर समय उन्हीं स्टैंडर्ड ट्रेनिंग रूम्स में बिताता था जिन्हें कोई भी इस्तेमाल कर सकता था। वू का चेहरा सख्त था। हम सबने ये तय नहीं किया था कि एक हफ्ते तक चुपचाप बैठेंगे। हाँ, तुम लोगों ने तो ये तक शर्त लगाई थी कि पैक्ट तोड़ने वाला पहला इंसान मैं बनूंगा। लगता है अब एएफए पहुंचने के बाद तुम्हें मुझे ट्रीट देनी पड़ेगी। नहीं, उसने हमें कुछ नहीं बताया, सबसे लंबे कद वाले छात्र ने जवाब दिया। उसके पास अच्छी एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए, वरना मेरी राय में हमें उसकी रैंक घटाकर उसे सजा देनी चाहिए। सामने का दृश्य देखते हुए उसकी पकड़ रेलिंग पर कस गई और उसके दांत पीसने लगे। स्नोलाइट, जो इस वक्त दूसरा सबसे ताकतवर छात्र था, की हालत देखकर उसके बाएं खड़े छात्र ने उसे एक कैरेट थमा दी। बिना ऊपर देखे स्नो ने उसे पकड़ा और जोर जोर से चबाने लगा। उसके बेहद लंबे कान ऊपर नीचे हिलने लगे और उसके शरीर का सारा तनाव धीरे धीरे गायब हो गया। यह नजारा देखकर मुंह बिगाड़े बिना नहीं रह सका। स्नो, तुम्हें तो कुछ भी कहने का हक नहीं है। थोड़ी सी कैरेट्स देकर कोई भी तुमसे यह दिखावा करवा सकता है कि तुमने कुछ देखा ही नहीं। ईमानदारी से कहूं तो मुझे उसके एक्शन लेने से ज्यादा दिक्कत नहीं है। तीसरे छात्र ने कहा, पहले से ही अफवाहें घूम रही हैं कि टॉप 20 वाले आखिरी दिन हम सबको चैलेंज करने वाले हैं ताकि हम आगे न बढ़ पाए। मुझे नहीं पता ये रूमर्स कितनी रिलायबल हैं, उसने आगे कहा, लेकिन उनका बैकग्राउंड हमारे से ज्यादा अलग भी नहीं है। इस पॉसिबिलिटी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ऊपर से मुझे यकीन है कि हमारी हरकतों से हमने यहां कुछ दुश्मन बना ही लिए हैं। उसने थकी हुई सी एक लंबी सांस ली। नो फाइटिंग का आइडिया मैंने ही प्रपोज किया था, तो रूल्स इन्फोर्स करने की जिम्मेदारी भी मेरी ही होगी। यह कहते हुए उसने हरे बालों वाले लड़के की ओर देखा। मुझे ऐसे सीधे सपाट लोग पसंद हैं। कम से कम पता तो रहता है कि सामने वाला क्या सोच रहा है, क्योंकि वो अपनी फीलिंग्स खुलकर दिखाते हैं। अपोलो जोरियन ये सब कहते वक्त खास तौर पर गैरी को देख रहा था। उसके गहरे कपड़ों के नीचे उसकी चेस्ट फैसिलिटी में किसी भी और से बड़ी दिखती थी। उसकी त्वचा बेहद पीली थी, मानो कमरे की लाइट से ही जल जाएगी। उसके नकल्स और ठुडी पर कुछ पुराने स्कार्स साफ नजर आ रहे थे। आमतौर पर ऐसा इंसान देखकर ज्यादातर लोग दूर ही रहते। ऑल्टर्ड में स्कार्स कम ही दिखते थे क्योंकि उनके शरीर उन्हें भर देते थे। इसका मतलब था कि पहली नजर में ही साफ था, यह लड़का लड़ाई की दुनिया से अनजान नहीं था। वह ऑल्टर्ड बनने से पहले भी लड़ चुका था, इतनी कम उम्र में। और यहां उससे दूर रहने की एक और बड़ी वजह थी, उसके बैज पर लिखा था नंबर 1। देखते हैं इस एक हफ्ते में और कौन कौन से सरप्राइजेस मिलते हैं, उसने हल्की सी मुस्कान के साथ सोचा। पहली मंजिल पर गैरी लगातार हाई रैंकिंग छात्रों की तरफ बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर डर नाम की कोई चीज नहीं थी। लोग पहले ही उसे डेड मैन वॉकिंग कह चुके थे। हालांकि ज्यादातर लोग एक तरफा पिटाई देखने को लेकर उत्साहित थे। तभी दोनों हाई रैंकर्स ने एक दूसरे की तरफ देखा, सोचते हुए कि अब क्या किया जाए। शायद ये भी तय कर रहे थे कि सामने खड़े इस इंसान से कौन निपटेगा, क्योंकि गैरी का नंबर बता रहा था कि वह यहां मौजूद सबसे कमजोर लोगों में से एक है। लेकिन तभी गैरी रुक गया, उस छात्र के हाथ से लगभग 30 सेंटीमीटर पहले, जो अब भी हवा में उठा हुआ था। तुम्हें कोई दिक्कत नहीं अगर मैं बस यहां खड़ा रहूं, गैरी बोला। डोंट वरी, मैं तुम लोगों को इंटरप्ट नहीं करूंगा। मुझे जरा भी समझ नहीं आ रहा कि ये क्या सोच रहा है। इजी ने अविश्वास से सिर हिलाया। क्या ये उन्हें इरिट करके पहले हमला करवाना चाहता है, या फिर बस कॉन्फिडेंस दिखाकर उन्हें डराना चाहता है ताकि वो ये सोचे कि इसके पीछे कोई बड़ा बैकिंग है। आखिरकार दोनों हाई रैंकर्स ने बस सिर हिला दिया। वे वेयरवुल्फ का ब्लफ कॉल नहीं करना चाहते थे। जब तक उन्हें यह साफ न हो जाए कि ये न्यूकमर असल में कौन है, वे पहले हाथ नहीं उठाना चाहते थे। और जब तक वह बिहेव कर रहा था, वे उसकी हरकतें बर्दाश्त करने को तैयार थे। गैरी के वहां रुकने की वजह बेहद सिंपल थी। उस जगह से वह नंबा के साथ हो रही हर बात सुन सकता था। एक नॉर्मल इंसान इतनी दूरी से नहीं सुन पाता, लेकिन हरे बालों वाला ये टीनेजर नॉर्मल था ही नहीं।
अपने नए मिले कमरे के अंदर नुम्बा बैठा हुआ था, चारों तरफ कुछ बिन बुलाए मेहमानों से घिरा हुआ। तुम लोग क्या चाहते हो? गोट ऑल्टर्ड ने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा। उसकी रैंकिंग देखते हुए मुझे नहीं लगता कि जिसे मैंने हराया वो तुम्हारी दोस्त थी, तो रिवेंज के लिए यहां आने का सवाल ही नहीं उठता। उसकी बात? नंबर 4 छात्र स्टाई ने जवाब दिया। नहीं, तुम सही हो, मैं उसे जानता भी नहीं और वो मेरे टाइप की भी नहीं है। अभी मेरा फोकस उस तरफ नहीं है। जैसा मैंने कहा, मैं बस तुमसे बात करने आया हूं। सुना है टीएस सर्विसेज एक्सपैंड करने वाली है। वही लोग तुम्हें बैक कर रहे हैं, राइट? ये नाम सुनते ही नंबा का रवैया बदल गया। बेपरवाही की जगह अब उसके चेहरे पर दिलचस्पी आ गई थी, यहां तक कि हल्का सा सम्मान भी। देखो, स्टाई आगे बोला, तुम्हारे पिता, या कहूं अडॉप्टिव फादर, हाल ही में मेरे परिवार से बिजनेस के लिए मिलने आए थे। मैंने सोचा, जब हम दोनों ही फ्यूचर में अपनी अपनी कंपनीज रिप्रेजेंट करेंगे, तो एक दूसरे को जानना हमारे म्यूचुअल इंटरेस्ट में होगा। ऊपर से यहां मेरी थोड़ी इन्फ्लुएंस है। मैं ये पक्का कर सकता हूं कि तुम्हारा स्टे यहां जल्दी ही काफी कंफर्टेबल हो जाए। स्टी मुस्कुराया। नंबर कुछ देर सोचता रहा। उसका सबसे बड़ा रूल था, किसी पर भरोसा मत करो, और उसे समझ नहीं आ रहा था कि स्टाई को इससे क्या फायदा मिलने वाला है। इसमें तुम्हें मिलेगा क्या? नंबर ने पूछा। अभी के लिए मेरे पास तुम्हें देने को कुछ भी नहीं है, खासकर इस जगह पर। मेरी रैंक तुमसे काफी नीचे है और वैसे भी तुम जल्द ही यहां से निकलने वाले हो। यही तुम गलत हो, बोला। एक चीज है जो तुम्हारे पास है और मुझे चाहिए, तुम खुद। मुझे लॉयल लोग चाहिए। मैं अपना ग्रुप बनाना चाहता हूं, और एएफए से बेहतर जगह क्या हो सकती है? अग्री कर लो और मैं अपने लोगों से कह दूंगा कि तुम्हारे लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करें। तुम्हें बस वही करना होगा जो मैं कहूं। कुछ देर बाद बातचीत खत्म हुई। स्टाई अपने गूंज के साथ कमरे से बाहर निकला, और उसके बाद नंबर भी। गोट ऑल्टर्ड बिल्कुल अनहर्ट लग रहा था, जिससे देखने वालों में ये अटकलें शुरू हो गई कि अंदर आखिर बात किस बारे में हुई होगी। स्टाई बाकी हाई रैंकिंग सदस्यों की तरफ बढ़ा और तभी उसकी नजर गैरी पर पड़ी, जो वहीं खड़ा था। क्या देख रहा है? उसने हरे बालों वाले टीनेजर से पूछा। गैरी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर मुस्कुराया। कुछ नहीं, उसने कहा। बस ये नहीं पता था कि शिट इतनी ऊंचाई तक स्टैक हो सकती है। ये शब्द कहते ही गैरी ने बस पीठ घुमा ली। जाने से पहले उसने स्टाई का चेहरा पूरी तरह चुकंदर की तरह लाल होते देखा। टॉप रैंकर कुछ कह पाता, उससे पहले ही वेयरवुल्फ वहां से भाग चुका था। वह डर की वजह से नहीं भागा था, ऐसा बिल्कुल नहीं था। बल्कि उसे पता था कि किसी खुद को बहुत बड़ा समझने वाले इंसान को चिढ़ाने का इससे बेहतर तरीका कोई नहीं हो सकता। आखिरकार गैरी अपने रूम में पहुंचा और अभी अभी जो कुछ सुना था उसके बारे में सोचने लगा। स्टाई को इंसल्ट करने की वजह बिल्कुल सीधी थी, वही उसकी असली फीलिंग्स थी। बस थोड़ी देर उसकी बातें सुनकर ही गैरी को यकीन हो गया था कि वह टॉप रैंकर अपनी पावर और पोजीशन का गलत इस्तेमाल करने वाला इंसान है। यह सब उसे अंडरडॉग्स के पुराने दिनों की याद दिला रहा था, और खास तौर पर डेमियन के बर्ताव की। ऐसी जगह पर जहां हर तरफ छोटे छोटे डेमियन भरे पड़े हों, उन्हें ऑब्जर्व करते हुए भी वेयरवुल्फ पर मेंटल प्रेशर बढ़ता जा रहा था। उसे बार बार अपने गट इंस्टिंक्ट्स को दबाना पड़ता था, जो सीधे सामने वाले के मुंह पर घूंसा मारने को कह रहे थे। फिर भी वह जानता था कि उसे पेशेंस रखनी होगी, इसलिए उसने अपनी भावनाओं को अंदर ही दबाए रखा, दूसरों को देखते हुए कि कैसे वे अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करके बाकी लोगों को दबाते हैं। गैरी असल में बहुत कुछ सीख रहा था। भले ही उसे यह सब पसंद न हो, लेकिन वह समझ गया था कि इस जगह के अंदर जो वह देख रहा है, वही इन जैसे लोगों की असली रियलिटी है। काय को इन सब चीजों की पहले से काफी समझ थी, लेकिन गैरी के लिए, जिसका सोशल स्टैंडिंग सिस्टम मिलने से पहले हमेशा सबसे नीचे रहा था, यह सब बिल्कुल नया था। शायद एक दिन ऐसा आए जब गैरी की समझ और इनपुट ग्रुप के लिए ज्यादा फायदेमंद साबित हो, काय के आइडियाज से भी बेहतर। वो कौन था? स्टाई ने पूछा, खुद को मुश्किल से काबू में रखते हुए। उसके गाल अब भी लाल थे और गुस्से से भरे हुए। हमें पूरा यकीन नहीं है। उसकी रैंक देखकर लगता है कि वह न्यूकमर है, तो फिलहाल उसे इग्नोर करना ही बेहतर होगा। ऐसे लोगों से लड़ने में हमारा टाइम बर्बाद होगा। याद रखो, हमने इस हफ्ते फाइट अवॉइड करने पर एग्रीमेंट किया है। रैंक 8 ने उसे याद दिलाया। यह सुनकर स्टाई ने गहरी सांस ली। टॉप 10 में पहुंचने से पहले उसका नाम अक्सर यहां फाइट्स भड़काने वालों में लिया जाता था।
वह खुद को रोक ही नहीं पाता था। दूसरे ऑल्टर्ड के चेहरे पर हार के बाद की बेबसी देखना उसे बेहद एक्सिलरेटिंग लगता था। फिर भी उसने बाकी टॉप रैंकर्स के साथ एग्रीमेंट किया था कि एक हफ्ते तक वह लो प्रोफाइल में रहेगा, जब तक उन्हें एडवांस करने की अनुमति न मिल जाए। चूंकि यह आइडिया अपोलो का था, इसलिए उसे इन्फोर्स करना भी उसी की जिम्मेदारी थी। स्टाई जानता था कि वह स्ट्रांग है, लेकिन उसे यह भी अच्छे से पता था कि टॉप 3 उससे कहीं ज्यादा पावरफुल हैं। यही वजह थी कि उसकी पोजीशन वाला इंसान भी टॉप 10 से बाहर फेंका जा सकता था। उसकी जगह कोई और ले सकता था। आखिरकार उसने मन बना लिया कि वह इस बात को यहीं छोड़ देगा, कम से कम इस जगह पर। अगर उसे एएफए में गैरी मिला तो कहानी अलग होगी। और 2 दिन गुजर गए, लेकिन गैरी ने अब तक किसी को चैलेंज नहीं किया था। रूल्स के मुताबिक जल्द ही एक असेसमेंट होने वाला था जो रैंक बदलने का एक और मौका देता था। लेकिन ग्रीन हेयर्ड टीनेजर को असेसमेंट की खास परवाह नहीं थी। इजी ने कल लंच के दौरान जो बताया था, उसके हिसाब से अंदर मौजूद ज्यादातर लोग भी ऐसा ही सोचते थे। रैंक्स बढ़ाने का असली तरीका फाइट्स ही थे। आज सुबह इयन ने 2 फाइट्स लड़ी थी और दोनों जीत ली थी, जिससे वह रैंक 77 तक पहुंच गया। ऑल्टर्ड के लिए यह काफी इंप्रेसिव था, खासकर तब जब वह अपनी ऑल्टर्ड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म भी नहीं कर सकता था। लेकिन वह अकेला नहीं था जिसने फाइट की हो। पहली बार इजी ने भी अपनी स्किल्स दिखाई। माना कि उसने सिर्फ अपने से एक रैंक ऊपर वाले स्टूडेंट से फाइट की थी, लेकिन वह फाइट किसी केयरफुली प्रिपेयर्ड कोरियोग्राफी जैसी लग रही थी। बिना एक भी इंजरी लिए उसने 2 और फाइट्स लड़ी और आखिरकार रैंक 101 तक पहुंच गई। दूसरे लोगों के ऑल्टर्ड फॉर्म्स और फाइटिंग स्टाइल्स पर इतना रिसर्च करने के बाद उसने अपना गोल डबल डिजिट्स तक पहुंचने का बना लिया था। दुर्भाग्य से रैंक 99 के खिलाफ उसे अपनी पहली हार का सामना करना पड़ा। इजी का सिर सूज गया था, रिब्स ब्रूज्ड थी, और यह सब सिर्फ एक सिंगल मिस्टेक की वजह से हुआ था। क्या वह लगातार जीत के बाद खुद को ज्यादा आंक बैठी थी, या उसने अपने ओपोनेंट को अंडर एस्टिमेट कर लिया था? यह उसे खुद भी नहीं पता था। लेकिन यह हार काफी ब्रूटल थी। स्किल का फर्क साफ दिख रहा था। खुशकिस्मती से यहां की मेडिकल केयर टॉप नॉच थी। वेटस इसलिए लंच तक इजी फिर से खड़ी हो पाई। इयन को एक और नई टेबल पर बैठने का प्रिविलेज मिल गया था, लेकिन उसने गैरी के पास आना चुना, शायद इसलिए क्योंकि इजी भी वहीं बैठी थी। वैसे तो न्यूकमर्स को पहले दिन ही बताया गया था कि उन्हें टेबल नंबर्स के हिसाब से बैठना चाहिए, लेकिन असल में कोई इस रूल को एनफोर्स नहीं कर रहा था। तुम लोगों को जितनी जल्दी हो सके 100 से बाहर निकलना होगा, इयन बोला। उधर मीट मिलता है। मानता हूं बस छोटे छोटे पीसेस होते हैं, लेकिन इस सूप से तो कहीं बेहतर है, यकीन मानो। इजी अब सूप खाने की आदी हो चुकी थी, लेकिन हार के बाद उसकी भूख पूरी तरह मर चुकी थी। वह खाने से खेलती रही और फिर उसे गैरी की ओर सरका दिया। ज्यादा चिंता मत करो, तुमने अच्छा किया। तुमने लगातार 4 फाइट्स लड़ी और हमारे पास तुम्हें रैंक अप कराने के लिए काफी टाइम है। इयन ने अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड को हौसला देने की कोशिश की। मेरी प्रॉब्लम यही है कि मुझे रास्ता ही नहीं दिख रहा, इजी ने थकी हुई आवाज में कहा। मैं अपने बॉडी को सबसे अच्छे से जानती हूं और मुझे नहीं लगता कि मैं रैंक 99 को हरा सकती हूं। अपने करंट स्किल सेट के साथ तो बिल्कुल नहीं, भले ही मैं 100% कंडीशन में क्यों न हूं। मेरी एकमात्र चांस शायद अपनी ऑल्टर्ड फॉर्म अनलॉक करना है, लेकिन कौन जाने उसमें कितना टाइम लगे। गैरी कुछ नहीं बोला। वह चुपचाप सूप पीता रहा। सच यह था कि वह उसे कोई सलाह नहीं दे सकता था। आखिरकार वह खुद ऑल्टर्ड था ही नहीं, उसका सिस्टम ही उसे स्ट्रांग बनाता था, और टेक्निक्स के मामले में भी वह कोई एक्सपर्ट नहीं था। उसकी स्ट्रेंथ एनालिसिस थी, लेकिन इजी को उस डिपार्टमेंट में कोई कमी नहीं थी। तभी उनकी नजर नंबर पर पड़ी, जो कैंटीन में दाखिल हो रहा था। इस जगह पर ग्रुप के ज्यादा दोस्त नहीं थे, इसलिए उन्होंने बिना कहे तय कर लिया था कि वे ज्यादातर साथ बैठेंगे और आपस में ही बात करेंगे। लगता है वो फिर से वही कर रहा है ना? इयन ने कहा। उन्होंने देखा कि नंबर सीधे टॉप रैंकर्स की टेबल की ओर गया और स्टाई के पास रुक गया। कुछ देर बाद गोट ऑल्टर्ड वहां से चला गया और फिर रैंक 4 वाले स्टूडेंट के लिए खाना लेकर वापस आया। सिर्फ इतना ही नहीं, स्टाई जब स्टेक और सोडा का मजा ले रहा था, तब नंबर उसे बैक मसाज दे रहा था। असल में लोअर रैंक्ड टीनेजर टॉप रैंकर की हर विम पूरी कर रहा था, उनकी बातचीत के उसी शाम से।
तीनों न्यूकमर्स के लिए यह नजारा काफी अजीब था, क्योंकि भले ही वे नंबर को ज्यादा समय से न जानते हों, लेकिन उसका यह बर्ताव उसके शुरुआती प्राउड सेल्फ से बिल्कुल उलट था। या तो ये दोनों एक ही सिटी से हैं, या फिर किसी और तरह से उसे ब्लैकमेल किया जा रहा है, इजी ने अंदाजा लगाया। हम ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते। मुझे पता है ये सैड है, लेकिन दुर्भाग्य से किसी टॉप रैंकर ने नंबर को अपना लैकी चुन लिया है। एनीवे, अगर कोई इंसिडेंट नहीं हुआ तो उसे बस कुछ दिन और ये सब सहना होगा। उसके बाद वह फिर से जो चाहे कर सकेगा। शायद इसी वजह से वह अभी सब बर्दाश्त कर रहा है। उसी वक्त थोड़ा सा खाना नंबर की शर्ट पर गिर गया और आसपास बैठे लोग हंसने लगे। तभी गैरी अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ और टॉप रैंकर्स की टेबल की ओर चल पड़ा। कमबख्त, ये हमेशा इतना तेज क्यों चलता है? मुझे तो उस बेवकूफ मास हेड को पकड़ने का भी टाइम नहीं मिलता। इजी ने माथा पीटते हुए बड़बड़ाया। कैंटीन पार करते हुए गैरी आखिरकार टॉप रैंकर्स की टेबल तक पहुंचा। वेयरवुल्फ टेबल के किनारे खड़ा हुआ, गोट ऑल्टर्ड और उसके हैंडलर को देखते हुए। स्टाई, जो उनकी पिछली एनकाउंटर को लगभग भूल चुका था, बस उसे देखता रहा। चेहरा जाना पहचाना लग रहा था, लेकिन वह याद नहीं कर पा रहा था कि कहां देखा था। ओह, ये तो वही है ना जो उस दिन सामने आया था? अपोलो ने सोचा, उसे पहचानते हुए। टॉप 3 के बाकी लोग, इंक्लूडिंग स्नो, जो अब भी अपने छोटे से फाइल में रखी कैरेट चबाने में लगा था, भी तुरंत उसे पहचान गए। फिर भी किसी ने भी अपना खाना छोड़कर कोई रिएक्शन नहीं दिया। नंबर, मुझे समझ नहीं आता कि तुम ये सब कैसे कर पा रहे हो। मुझे नहीं पता तुम डरे हुए हो या क्या, लेकिन मैं तुम्हें इस तरह एक्ट करते हुए नहीं देख सकता। क्या ये सच में वर्थ इट है? क्या तुम्हारा फैमिली किसी और कंपनी से डील नहीं कर सकता? एनीवे, अगर तुम इतने डरे हुए हो तो याद रखना, मैं अभी भी तुम्हारा एक फेवर ओड हूं। अगर तुम चाहो तो मैं खुशी खुशी इस इंसान को पीट दूंगा। गैरी ने आखिरी लाइन कहते समय साफ तौर पर स्टाई की आंखों में देखते हुए यह जता दिया कि उसके शब्द किसके लिए थे। रैंक 4 वाला स्टूडेंट एक अजीब से डेजा वू के एहसास से भर गया। इस लड़के को देखते ही मेरे अंदर ये इरिटेटिंग सी बबलिंग फीलिंग क्यों उठ रही है? उसकी अनोइंग ग्रीन हेयर किसी वजह से मुझे कुछ याद दिला रही है। क्या मैं बस इसलिए चिढ़ रहा हूं क्योंकि बचपन में मॉम मुझे जबरदस्ती ब्रोकली खिलाती थी? नहीं, वो बात नहीं है। लेकिन उसका हरा बाल मेरे दिमाग में अलार्म बेल्स क्यों बजा रहा है? स्टाई उलझन में पड़ गया। आखिरकार उसने गैरी को पहले बस एक झलक भर ही देखा था। उसके दिमाग में उसकी कोई क्लियर इमेज नहीं बनी थी। आमतौर पर वह किसी भी छोटी सी थ्रेट को भी सीरियसली लेता था और सामने वाले को सबक सिखा देता था। लेकिन जैसे ही उसकी नजर ग्रीन हेयर टीनेजर के बैज पर लगे नंबर पर पड़ी, वह हंस पड़ा। यह सीन उसे किसी बच्चे की याद दिला रहा था जो किसी बड़े आदमी को धमकाने की कोशिश कर रहा हो, और यह उसे काफी अम्यूजिंग लगा। नंबर, यह लड़का आंखों में चुभ रहा है। पक्का करो कि यह यहां से चला जाए, टॉप रैंकर ने बेपरवाही से हाथ हिलाते हुए कहा, जैसे गैरी कोई मक्खी हो जो उसे परेशान कर रही हो। टेबल पर बैठे बाकी टॉप रैंकर्स इस बात पर हंस पड़े। आगे क्या होगा ये देखने के लिए उत्साहित। उन्हें पता था कि टीचर्स यहां फाइट होने से रोक देंगे, लेकिन तुरंत इंटरवीन नहीं करेंगे। नंबर गैरी की तरफ बढ़ा और उसे देखकर दूसरों के चेहरों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। प्लीज चले जाओ गैरी, मैं समझता हूं कि तुम्हारी इंटेंशन अच्छी है, लेकिन अगर सच में मेरी मदद करना चाहते हो तो अभी इसी वक्त इस टेबल से चले जाओ, नंबर ने नर्म और हारी हुई आवाज में कहा। यह उस नंबर से बिल्कुल अलग था जिससे वेयरवुल्फ पहली बार मिला था। वह कॉन्फिडेंट टीनेजर कहां गया था जो किसी की बकवास सहन नहीं करता था? गोट ऑल्टर्ड ऐसा इंसान था जिससे गैरी खुद को कनेक्ट कर पाता था, क्योंकि उसके गट इंस्टिंक्ट ने शुरू से कहा था कि दोनों एक जैसे हैं। और अभी भी किसी तरह यह बात सच थी। लेकिन मौजूदा नंबर बिल्कुल वैसा लग रहा था जैसा अंडरडॉग्स के दौर में गैरी खुद हुआ करता था, जब वह सिर्फ एक ट्रांसपोर्टर था। जैसे वह डेमियन से डरता था, वैसे ही गोट ऑल्टर्ड स्टाई से डरता दिख रहा था। दोनों ही हालात में हेल्पलेसनेस साफ झलक रही थी। गैरी को वह एहसास अच्छी तरह याद था। वह दौर जब वह बस यही चाहता था कि कोई आए और उसकी मदद करे। किसी तरह खर्क ने वह काम किया था, उसे डूबने से पहले खींच लिया था। और अब गैरी खुद वह हेल्पिंग हैंड बनना चाहता था। तुम कर क्या रहे हो? रैंक 4 ने चिढ़कर कहा। क्या मुझे तुम्हें साफ 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 समझाना पड़ेगा? जब मैंने कहा था इसे हटाओ, तो मेरा मतलब नाइसली रिक्वेस्ट करना नहीं था। इसे पीटो। चलो, तुम्हारी कैलिबर का कोई तो कुछ कर ही सकता होगा।
या फिर तुम्हें सच में उस डील की परवाह नहीं है? गैरी ने जोर से अपना हाथ टेबल पर दे मारा। कुछ प्लेट्स उछलकर फिर वापस गिर पड़ी। स्टाई का मुंह वहीं बंद हो गया, इससे पहले कि वह कुछ और कह पाता। गैरी की आंखें हल्की सी लाल चमक से भर गईं। तुरंत ही बाकी लोग खड़े हो गए, तैयार कि अगर वेयरवुल्फ ने कुछ किया तो उसी पल उस पर टूट पड़े। इस हरकत ने टीचर गार्ड्स का भी ध्यान खींच लिया, जो अब ज्यादा सतर्क हो गए थे। टेबल के सिरहाने बैठे टॉप 3 ने भी वाइब्रेशन महसूस की। वू और स्नो दोनों खड़े हो गए। क्या बकवास है? इस लड़के की वजह से मेरी एक कैरेट नीचे गिर गई। स्नो चिल्लाया। मैं इसकी धुनाई करूंगा। वे आगे बढ़ते, उससे पहले ही किसी ने दोनों के कंधों पर हाथ रखकर उन्हें वापस कुर्सी पर बिठा दिया। काम डाउन, तुम दोनों। चीजें अब इंटरेस्टिंग होने वाली हैं, अपोलो ने कहा, उसकी नजर उस लो रैंकिंग स्टूडेंट से हटे बिना जिसने उनके मील को डिस्टर्ब किया था। अपोलो खुद भी वापस बैठ गया, एक बड़ा सा टर्की लेग उठाया और ऐसे खाने लगा जैसे कोई मूवी देख रहा हो। हा हा, सिर्फ उसकी आंखों में देखकर ही समझ आ जाता है, ये प्रेडेटर है, वो जिसने ब्लड टेस्ट किया है। अपोलो ने यह बात अपने तक ही रखी। दूसरों को वार्न करना उसका काम नहीं था। बस एक ही अफसोस था, काश गैरी यहां थोड़ा पहले आया होता। वह उससे स्पार करना चाहता था, लेकिन जिस एग्रीमेंट को उसने खुद बनाया था उसे तोड़ना अच्छा नहीं लगता। फिर भी उसका गट कह रहा था कि भविष्य में उन दोनों की मुलाकात फिर होगी। स्टाई अपनी जगह से नहीं हिला। उसके शरीर में एक अजीब सी ठंडक दौड़ रही थी। उसकी बाहों के बाल खड़े हो चुके थे। कैंटीन में मौजूद हर किसी की नजर इस सीन पर टिकी थी। अगर वह कुछ नहीं कहता, कुछ नहीं करता, तो लोग उसे वीक समझ सकते थे। यह बात नंबा ने भी समझ ली। उसने गैरी की कलाई पकड़ ली, हालांकि पकड़ ज्यादा मजबूत नहीं थी। वेयरवुल्फ ने हाथ टेबल से हटाया और गोट ऑल्टर्ड की तरफ देखा, जिसकी आंखों में साफ गुजारिश थी कि वह चला जाए। ठीक है, मैं चला जाता हूं, जैसा तुमने कहा। बस ये जान लो कि मुझे तुम्हें इस हाल में देखना नफरत भरा लगता है। और याद रखना, मैं तुम्हारा एक फेवर ओड हूं, चाहे कुछ भी हो। इसके बाद गैरी वापस दूसरों के पास बैठने नहीं गया। उसे शांत होने की जरूरत थी, इसलिए वह कैंटीन से बाहर निकल गया। लेकिन बाकी स्टूडेंट्स एक बात से हैरान थे। इतना लो रैंक वाला मेंबर टॉप रैंकिंग टेबल तक जाकर धमकी देकर भी बिना किसी इमीडिएट कॉन्सिक्वेंस के निकल गया था। बेशक ज्यादातर ने यही माना कि गैरी बस आज की तारीख तक जिंदा बच गया है। उन्हें पूरा यकीन था कि जिनसे उसने पंगा लिया है, वे जल्द ही उसे बड़ा टारगेट बना देंगे। उसके जाने के बाद टॉप रैंकर्स ने ऐसे खाना जारी रखा जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और बाकी लोग भी अपनी अपनी चीजों में लग गए। जो किसी ने नोटिस नहीं किया वह यह था कि पूरी कमोशन के दौरान एक टीचर धीमी आवाज में माइक्रोफोन में कुछ बोल रहा था। काफी समय बाद देख रहा हूं कि तुम किसी नए स्टूडेंट पर इतना ध्यान दे रहे हो, वुड। हैरी ने कॉफी की एक सिप लेते हुए कहा। मैं मानता हूं स्काउट्स का किसी को मिस करना रेयर है, लेकिन ऐसा पहली बार तो नहीं हुआ। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? शायद और शायद नहीं, वुड ने चाय पीते हुए जवाब दिया। तुमने खुद देखा है, वह बाकी सबसे बिल्कुल अलग लीग में है। उसने अब तक किसी से फाइट नहीं की है, फिर भी उसकी मौजूदगी ने यहां हलचल पैदा कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वह बस दूसरों को ऑब्जर्व कर रहा है। हाय ने कंधे उचकाए। मुझे तो यही लगता है कि वह सबसे अच्छे ओपोनेंट की तलाश में है। इसमें कुछ अनकॉमन नहीं है। कम ऑन, हम दोनों जानते हैं कि वह आसानी से हाई रैंकर्स में शामिल हो सकता है। अगर यही उसका गोल होता तो वह पहले दिन ही हासिल कर लेता। मैं तो बस उस पल का इंतजार कर रहा हूं जब वह सच में एक्ट करेगा। एएफए में पहले से ही इंटरेस्टिंग चीजें हो रही हैं, और मुझे यकीन है कि वह इसे और भी इंटरेस्टिंग बना देगा। बिल्कुल उस फाइस्टी गर्ल की तरह जो उससे पहले यहां आई थी। यार, मुझे पता है गैरी स्ट्रांग है, लेकिन वो ऐसे ही जो मन में आए वो सब करता फिरना, ये ठीक नहीं लगता। इयन ने इजी से धीरे से कहा। तू तो अब तक इंटेल गैदर कर रही है। उसकी स्ट्रेंथ के हिसाब से अगर वो सच में फाइट करे तो तुझे क्या लगता है उसे कौन सी रैंक मिल सकती है? इजी कुछ देर तक दूर कहीं देखती रही। वे अब भी कैंटीन में ही थे, और आसपास कई लोग अभी भी पहले हुई घटना के बारे में बात कर रहे थे। उसने हल्के से सिर हिलाया, फिर इयन के सवाल का जवाब दिया। असेसमेंट के दौरान उसने जो दिखाया था उसके आधार पर वो कम से कम टॉप 50 में तो आराम से घुस सकता है। उससे आगे वो कहां तक जाएगा ये मैं भी श्योर नहीं हूं। सच कहूं तो प्रैक्टिकली सारे हाई रैंकर्स वो सब कर सकते हैं जो उसने किया।
वह थोड़ी देर रुकी, फिर आगे बोली, लेकिन गैरी का यूं बेधड़क जो मन करे वो करने का कॉन्फिडेंस, मुझे नहीं पता वो बस पागल है या सच में उसके पास उसे बैकअप करने की ताकत है। काश ये जगह सिर्फ स्ट्रेंथ को ही देखती। टीयर 2 और यहां तक कि टीयर 1 सिटी से आए लोगों के रहते उसके एक्शंस हाउलर्स के लिए बैक होम नुकसानदेह साबित हो सकते हैं, और फिर भी उसे जरा भी चिंता होती नहीं दिखती। काश मैं भी ऐसा बन पाता, इयन ने आह भरी, अपनी टांग को सहलाते हुए। हर बार जब मैं उसके पास होता हूं मेरी टांग दर्द करने लगती है, जबकि वो पूरी तरह हील हो चुकी है। मुझे नहीं पता यहां कितने लोग उससे ज्यादा स्ट्रांग होंगे, लेकिन इतना जरूर जानता हूं वो आखिरी इंसान है जिससे मैं फाइट करना चाहूंगा। उस रात कई लोग ठीक से सो नहीं पाए। नंबा अपने रूम में बैठा गैरी की कही बातों के बारे में सोच रहा था। फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए उसने दीवार पर मुक्का मार दिया। दीवार में एक छोटा सा डेंट पड़ गया। उसने ट्रांसफॉर्म नहीं किया था, इसलिए डैमेज ज्यादा नहीं था, लेकिन इस जगह का मटेरियल काफी स्टर्डी था। नतीजा यह हुआ कि उसके नकल से खून बहने लगा। कमबख्त गैरी, क्या तुझे लगता है कि मैं उस हरामजादे के मुंह पर घूंसा मारना नहीं चाहता? मैंने इस बारे में सोचा है, लेकिन मैं नहीं कर सकता। सच में नहीं कर सकता। अगर मैंने किया तो उसके जैसे लोग मेरे फैमिली को जरूर पनिश करेंगे, भले ही उन्होंने मुझे जन्म न दिया हो। लेकिन जो कुछ भी मेरे पास है सब उन्हीं की वजह से है। उसी वक्त इजी भी सोने के लिए जूझ रही थी। वह बिस्तर पर बेचैनी से लेटी हुई थी, रैंक 99 के खिलाफ हुई अपनी फाइट को बार बार दिमाग में दोहरा रही थी। छत को घूरते हुए वह जीतने के तरीकों के बारे में सोचती रही, लेकिन चाहे जितना सोचे कोई रास्ता नजर नहीं आया सिवाय एक के, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, मुझे ये करना ही होगा। इजी ने मन में सोचा। वह उठी और अपने रूम से बाहर निकल गई। बाहर अंधेरा था। आधी रात के बाद लाइट्स बंद कर दी जाती थी। हालांकि कोई रूल नहीं था कि स्टूडेंट्स को जबरदस्ती कमरे में ही रहना है। बस ज्यादातर लोग उसी रूटीन में डल चुके थे। ज्यादा दूर नहीं चलते हुए वह गैरी के रूम तक पहुंच गई। लो रैंक रूम्स में से एक होने की वजह से वहां प्रॉपर डोर तक नहीं था, इसलिए इजी आसानी से अंदर झांक पाई। अगर मुझे बेहतर बनना है तो ट्रेन करना ही पड़ेगा, और सबसे स्ट्रांग इंसान जिसे मैं जानती हूं वो वही है, इजी ने खुद से कहा। हिम्मत जुटाकर उसने अंदर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। इतनी रात को वो कहां जा सकता है? इजी इधर उधर घूमने लगी, सिर खुजलाते हुए। कैंटीन जैसे प्लेसेस इस समय लॉक्ड रहते थे, और क्योंकि गैरी ज्यादातर अकेला ही रहता था, किसी और के रूम में होने की संभावना भी कम थी। अपने गट इंस्टिंक्ट के पीछे चलते हुए वह एक टीचर के पास से गुजरी जो बिल स्टैचू की तरह खड़ा था। थियोरेटिकली उन्हें रूल्स एनफोर्स करने थे, लेकिन कर्फ्यू की तरह यहां भी वे बस ड्यूटी निभाते दिख रहे थे। लगता है तुम रास्ता भटक गई हो, टीचर सुपरवाइजर ने सीधी बात कही। ओह, बस किसी को ढूंढ रही हूं, इजी ने जवाब दिया। थोड़ी हैरान की एडल्ट ने बात की। क्या आपने किसी ग्रीन हेयर्ड लड़के को देखा है बाय एनी चांस? आदमी ने बिना कुछ कहे ट्रेनिंग रूम्स की ओर इशारा कर दिया। उसे गैरी का डिस्क्रिप्शन भी नहीं चाहिए था, क्योंकि इतनी रात को बाहर निकला हुआ वह अकेला स्टूडेंट वही था। मैंने यहां आने के बाद गैरी को कभी ट्रेन करते नहीं देखा, लेकिन गेस एवरीवन हैज टू ट्रेन एट सम पॉइंट। उसका धन्यवाद करके इजी ट्रेनिंग रूम की ओर चल पड़ी। दरवाजा खोलते ही वह चौंक गई। लाइट्स बंद थीं। तभी अचानक उसने डार्कनेस में एक जोड़ी लाल आंखें देखी, जो पूरे हॉल में बिजली की तरह इधर उधर घूम रही थी। एक पल में इस तरफ, अगले ही पल दूसरी तरफ। इजी के लिए उसे ट्रैक करना मुश्किल था, लेकिन तभी वे आंखें सीधे उसी की ओर बढ़ने लगीं। उस पल उसका फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स ट्रिगर हो गया। भागने की बजाय डर से उसके घुटने जवाब दे गए और वह जमीन पर गिर पड़ी। तुम यहां क्या कर रही हो? एक जानी पहचानी आवाज आई। करीब आते हुए इजी अब साफ देख पा रही थी। वो गैरी था। उसका टॉप उतरा हुआ था। हार्ड एब्स साफ नजर आ रहे थे। उसकी छाती और दोनों बाहों पर हल्की फर थी जो धीरे धीरे वापस उसके शरीर में समा रही थी। उसकी आंखों की लाल चमक भी गायब हो चुकी थी। मैं मैं बस कुछ पूछना चाहती थी, इजी ने हिम्मत जुटाकर कहा। वह खड़ी होने की कोशिश करती है, लेकिन फिर से लड़खड़ा जाती है। तभी गैरी ने एक हाथ से उसे थाम लिया। इजी का चेहरा हल्का सा लाल हो गया। थैंक यू, उसने कहा। मैं तुमसे ये पूछना चाहती थी, क्या तुम मुझे ट्रेन करोगे? मैं एक स्ट्रॉन्गर फाइटर बनना चाहती हूं। गैरी कुछ देर तक उसे देखता रहा, फिर उसने अपने चेहरे से पसीना पोंछा। ठीक है,
मैं तुम्हारी मदद करूंगा, गैरी ने कहा, लेकिन अभी नहीं। वह उसके पास से गुजरता हुआ अपने रूम की ओर बढ़ गया। मैं अपनी एनर्जी इससे ज्यादा ड्रॉप नहीं होने दे सकता। लगता है अब मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। जब मुझे एक प्रॉपर मील मिल जाएगा, तब मैं तुम्हें ट्रेन करूंगा। इजी वहीं खड़ी रह गई, कंफ्यूज्ड, सोचती हुई कि उसका ये मतलब आखिर था क्या। अगली सुबह छात्रों को एक तेज अनाउंसमेंट ने जगा दिया, जिसमें उन्हें मेन ओवल रूम में इकट्ठा होने को कहा गया था। एक टीचर सुपरवाइजर हाथ में कागज लिए वहां खड़ा था। जैसे ही सब अंदर आ गए, उसने पढ़ना शुरू किया। कुछ परिस्थितियों की वजह से अगला असेसमेंट इवैल्यूएशन आगे बढ़ा दिया गया है, और अब यह आज की बजाय 4 दिनों बाद होगा। इसका मतलब यह भी है कि रैंक 1 से लेकर 10 तक के छात्रों को अगर वे एडवांस करना चाहते हैं, तो इस अतिरिक्त समय तक अपनी पोजीशन बनाए रखनी होगी। इतना कहकर वह एडल्ट पलटा और कमरे से बाहर चला गया। इस अचानक बदलाव से ज्यादातर टॉप रैंकर्स ही प्रभावित हुए थे, इसलिए बाकी छात्रों ने बस मुस्कुराया और अपने रोजमर्रा के काम में लग गए। क्या ऐसा पहले भी कभी हुआ है, या सिर्फ मुझे ही लग रहा है कि ये लोग खुलेआम टारगेट कर रहे हैं? वू ने चिढ़ते हुए पूछा। कौन जाने, अपोलो ने कंधे उचकाए। मुझे हैरानी नहीं है कि उन्होंने एक्शन लिया। शुरुआत से ही यह नामुमकिन था कि उन्हें यह न दिखे कि हम दसों टॉप रैंकर्स बनने के बाद असल में लड़ ही नहीं रहे। बल्कि मुझे तो यह देखकर ज्यादा हैरानी हो रही है कि उनका अप्रोच इतना लीनियंट है, जबकि हम रूल्स को सर्कमवेंट कर रहे हैं। फिर भी हमें केयरफुल रहना चाहिए। कौन जाने इन 4 दिनों में क्या हो जाए। बाकी लोग समझ नहीं पाए कि उसका मतलब क्या था, लेकिन जब अपोलो ने अपने नए फेवरेट सब्जेक्ट की तरफ नजर डाली, तो उसने महसूस किया कि सबसे प्रोमिनेंट न्यूकमर के इर्द गिर्द हवा कुछ अलग ही थी। इजी और इयन को इस अनाउंसमेंट से कोई खास फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने हमेशा की तरह ब्रेकफास्ट से पहले होने वाली फाइट्स देखना शुरू कर दिया। इजी ज्यादातर इसलिए देख रही थी ताकि अपने फ्यूचर अपोनेंट्स को काउंटर करने के तरीके समझ सके, जबकि इयन बस खुद को हाइप करने के लिए देख रहा था, क्योंकि उसे भी लड़ना था। देखते देखते इजी ने अपने चाइल्डहुड फ्रेंड को पिछली रात की बात बता दी। वाओ, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम सच में उससे मदद मांगने चली गई, इयन हाँफते हुए बोला। मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा कर पाता। उसकी प्रेजेंस ही मुझे अनईजी कर देती है। फिर भी अगर उसकी स्ट्रेंथ के पीछे कोई सीक्रेट हो, तो मुझे जरूर बताना। तब तक मैं बस लड़ते रहने वाला हूं, जब तक किसी वॉल से न टकरा जाऊं। जितना ज्यादा लड़ता हूं, उतना ही महसूस होता है कि मैं अपने ऑल्टर्ड फॉर्म को ग्रैस्प करने के एक स्टेप और करीब आ रहा हूं। बस देखते रहना, जैसे ही मैं भी दूसरों की तरह ट्रांसफॉर्म कर पाया, तुम मुझे रैंक्स में ऊपर जाते देखोगी। इयन के चेहरे पर स्मग स्माइल थी। हाल की फाइट्स की वजह से उसका कॉन्फिडेंस काफी बढ़ गया था। पहले उसे लगता था कि स्काउटेड लोगों से कंपीट करना मुश्किल होगा, लेकिन बिना ट्रांसफॉर्म किए भी वह ठीक ठाक कर रहा था। उसी वक्त दो लोग दोनों तरफ से उनके पास आ गए। इजी और इयान ने रास्ता बदलने की कोशिश की, लेकिन उन दोनों ने साफ कर दिया कि वे उन्हें जाने नहीं देंगे, अपने शरीर से रास्ता ब्लॉक कर लिया। धत्तेरे, हमने ऐसा क्या कर दिया कि हाई रैंकर्स हमारे पीछे पड़ गए? इजी ने सोचा, जब उसकी नजर भाइयों के बैजेस पर पड़ी, रैंक 44 और रैंक 42। पहले वाला लंबे लाल बालों वाला था, जबकि दूसरा छोटे बालों वाला। वे आइडेंटिकल नहीं, बल्कि फ्रेटर्नल ट्विन्स लग रहे थे। जितनी जानकारी हमें मिली है, तुम दोनों ने उस ब्रोकली हेड के साथ असेसमेंट दिया था, सही? रैंक 44 ने सवाल किया। बोलते वक्त उन्होंने सिर तक नहीं घुमाया, जैसे बस लड़ाई देखते हुए कैजुअल बातचीत कर रहे हो। हाँ, सही है, पर उससे तुम्हें क्या? इयन ने जवाब दिया। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि यह कहां जा रहा है। देखो, हमें उसके बारे में थोड़ी जानकारी इकट्ठा करने को कहा गया है, तो हम बस कुछ बातें जानना चाहते हैं, ऐसी कुछ भी नहीं जो तुम्हें नहीं पता होनी चाहिए। उसका ऑल्टर्ड फॉर्म, उसका फाइटिंग स्टाइल, और सबसे जरूरी उसका बैकिंग क्या है। रैंक 42 ने वजह बताई। इजी को तुरंत समझ आ गया कि ये दोनों किसी टॉप रैंकर के लिए काम कर रहे हैं। गैरी के कॉन्फिडेंस ने शायद उन्हें हेजिटेट करवा दिया था, इसलिए पहले वे ये कंफर्म करना चाहते थे कि ग्रीन हेयर्ड टीनेजर ऐसा इंसान तो नहीं जिसे छूना भी उनके लिए रिस्की हो। सॉरी, पर हमें कुछ भी नहीं पता। इजी ने जल्दी से एक कवर स्टोरी उगल दी, इससे पहले कि इयन गलती से कुछ ज्यादा बता दे। वह इंप्रेसिव नहीं लगा, इसलिए फर्स्ट टेस्ट में हमने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। उसके बाद
उसने बिना ट्रांसफॉर्म किए ही हम दोनों की अच्छे से धुनाई कर दी। बस इतना पता है कि वह हमसे कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। उसी वक्त फाइट खत्म हो गई और फीमेल ऑल्टर्ड जाने के लिए मुड़ी, लेकिन उससे पहले ही उसका हाथ पकड़ लिया गया। अच्छी कहानी है, पर हम मानने वाले नहीं हैं। तुम लोग मील्स के वक्त साथ में रहते हो जैसे असली चंप्स, तो मुझे नहीं लगता कि उसने अपने बारे में कुछ भी वैल्यूएबल तुमसे शेयर नहीं किया होगा। एक वार्निंग समझ लो, अगर तुमने हमें वो सब नहीं बताया जो हमें जानना है, तो आज से तुम्हारी यहां की जिंदगी नरक बना देंगे। हर दिन हम दोनों तुम्हें चैलेंज करेंगे और फाइट के दौरान तुम्हें सरेंडर करने से पहले ही पीट देंगे। साथ ही ये भी इंश्योर करेंगे कि कोई और तुमसे फाइट न करे। ऐसा तब तक चलता रहेगा जब तक तुम खुद यहां से निकलने पर मजबूर न हो जाओ। अपना हाथ छुड़ाते हुए इजी आगे बढ़ गई और इयन भी उसके पीछे पीछे ट्विंस की तरफ पीट करके चल पड़ा। ठीक है, कर लो जो करना है, इजी चलते चलते चिल्लाई। तुम्हारी धमकियां दूसरों पर काम कर सकती हैं, पर मुझ पर नहीं, क्योंकि मैं किसी और से ज्यादा डरती हूं। हाँ, इयन ने कंधे उचकाए और गैरी की एक्सीडेंटल हरकत याद कर सिहर उठा, जिसके बारे में उसने बाद में बताया था। अगर तुम दोनों उस पागल इंसान से पंगा लेना चाहते हो, तो शौक से लो। मैं उसे सेल आउट नहीं करने वाला। भाई वहीं के वहीं हक्के बक्के रह गए। पहली बार उनकी थ्रेट्स बेअसर रही थी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ये दोनों न्यूकमर्स सच में इस गैरी नाम के इंसान से ज्यादा डरते हैं। बात अजीब थी, लेकिन इजी सही थी। पिछली रात उसे देखने के बाद वह जान चुकी थी कि अगर जिंदा रहना है तो इस इंसान को क्रॉस नहीं करना चाहिए। जब इजी और इयन लाइब्रेरी रूम की तरफ बढ़े, तो अचानक उनके सामने एक और बड़ा सा फिगर आकर खड़ा हो गया। दोनों ने ऊपर देखा और उसके चेस्ट तक नजर जाते ही निगल लिया, जहां उसके स्माइल की हल्की सी झलक दिख रही थी। ओह, मैं तो बस तुम दोनों का ही इंतजार कर रहा था, अपोलो ने दांत दिखाती मुस्कान के साथ कहा। सोच रहा था, क्या तुम अपने ग्रीन हेयर दोस्त के बारे में मुझे भी कुछ बता सकते हो? उम, इजी, इयन ने धीरे से फुसफुसाया। मुझे लगता है इस इंसान से मैं गैरी से भी थोड़ा ज्यादा डरता हूं। गैरी, आखिर तुमने ऐसा क्या कर दिया कि इस जगह का रैंक 1 तक तुम में इंटरेस्ट लेने लगा? इजी ने गला सूखते हुए सोचा। मैंने कैंटीन वाली बात के बारे में पूछा था, और जो सुना है उसके मुताबिक तुमने सिर्फ स्टाई को ही एंटेगनाइज किया था। क्या अपोलो टॉप रैंकर्स के पैक्ट की वजह से पूछ रहा है? क्या उन्हीं ने उन ट्विंस को भेजा था? नहीं, ऐसा नहीं लगता। जो बातें मैंने सुनी हैं, उनके हिसाब से वह ऐसा इंसान है जो अपने पर एक्ट करता है, ठीक वैसे ही जैसे अभी कर रहा है। अफसोस की बात है कि इयन सही कह रहा है। हालांकि मैंने अपोलो को एक्शन में नहीं देखा, लेकिन इस जगह के सबसे स्ट्रांग इंसान से दुश्मनी लेना अच्छा आइडिया नहीं है। अपोलो बस मुस्कुराता रहा, उस डुओ को देखते हुए जो उसके सामने डरे हुए खरगोशों की तरह खड़े थे। इयन जवाब के लिए इजी की तरफ देख रहा था। तुम एग्जैक्टली क्या जानना चाहते हो? इजी ने सावधानी से पूछा। अपोलो के सारे सवालों के जवाब देने के बाद टॉप रैंकर बस वहां से चला गया। यहां तक कि बातचीत के लिए उन्हें थैंक्स भी कह गया। दोनों ने राहत की सांस ली, जबकि वह भारी भरकम स्टूडेंट अपने रूम की तरफ लौट गया। अच्छी बात यह थी कि इजी और इयन के लिए अपोलो का बिहेवियर उसके लुक से कहीं ज्यादा फ्रेंडली निकला। रैंक 1 का रूम काफी बड़ा था और उसमें वो सब कुछ था जिसकी कोई भी इच्छा कर सकता था। पूरे लग्जरी 5 स्टार होटल की स्वीट को टक्कर देने वाला। एक विशाल सुपर किंग साइज मैट्रेस, बेहद कंफी शीट्स, बाथटब और रेनफॉल शावर तो बस शुरुआत थी। सच तो यह था कि उसका रूम इतना शानदार था कि उसके दो दोस्त अक्सर सिर्फ हैंग आउट करने के लिए ही वहां आ जाया करते थे, जबकि उनके अपने कमरे भी ज्यादा दूर नहीं थे। अंदर आते ही उसने देखा कि वू और स्नो पहले से ही टेबल पर कार्ड्स खेल रहे थे। तो जो ढूंढने गए थे वो मिला? वू ने कार्ड्स देखते हुए पूछा, पॉट बढ़ाते हुए। हाँ, लेकिन थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था, अपोलो ने आ भरते हुए कहा। पता चला कि वह टियर 3 टाउन से आता है, और वो भी ऐसा टाउन जिसमें कोई खास रिडीमिंग क्वालिटीज नहीं है। बस एक ही इंटरेस्टिंग बात थी कि उसे एक गैंग का बैकिंग मिला हुआ है। ईमानदारी से बताओ, तुम किसी ऐसे इंसान से क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे जिसे स्काउट ही नहीं किया गया? स्नो ने जवाब दिया, अपने कार्ड्स दिखाते हुए और बीच में रखे सारे स्नैक्स जीते हुए। जीते ही उसने मजे से एक कैरेट चबाना शुरू कर दिया। अगर वह सच में वर्थ का होता, तो लो रैंकर बना ही नहीं रहता। शायद वो बस गैंग में होने की वजह से टफ एक्ट कर रहा है।
हाँ हाँ, लगता है कुछ न करने की वजह से तुम्हारी किलर इंस्टिंक्ट डल हो गई है। स्नो ने दोस्त को चिढ़ाया। हालांकि इसमें तुम्हारी पूरी गलती भी नहीं है। उसके कॉन्फिडेंस ने तो स्टाई को भी फूल बना दिया। अपोलो अपने बेड पर लेट गया, सोचते हुए कि कहीं उसके दोस्त की बात में सच्चाई तो नहीं। लेकिन एक चीज बार बार उसके दिमाग में घूम रही थी, वो बात जो उसने पहले इजी और इयन की बातचीत में सुनी थी। उसने कहा था कि वह ट्विंस से ज्यादा उससे डरती है। जितना मैंने देखा है, वह काफी स्मार्ट लगती है। मतलब उसने समझ लिया होगा कि उन दोनों को स्टाई या किसी और टॉप रैंकर ने भेजा था, और उसकी आंखों में वो लुक भी। अगर वह उस लुक को फेक कर सकता है तो उसे ऑस्कर मिलना चाहिए। अपोलो ने सोचा। उसी पल दरवाजे पर हल्की नॉक हुई। कम इन। दरवाजा खुला और बंद हुआ। अंदर वही इंसान था जिसका जिक्र वे कर रहे थे। अपोलो तुरंत वापस बेड पर लेट गया, क्योंकि उसे स्टाई की बातें सुनने में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। फॉर्मेलिटीज छोड़ो, ठीक है? वो सब इस जगह के बाहर और तब के लिए हैं जब हमारी फैमिलीज मिलती हैं। अपोलो ने बिना उत्साह के कहा। बताओ, मेरे पास क्यों आए हो? ठीक है, स्टाई ने जवाब दिया। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। साफ था कि वह अपोलो की मौजूदगी में नर्वस है। मैं उस अनोइंग गाय से डील करने की परमिशन मांगने आया हूं। आप सबने सुना ही होगा कि उसने कैंटीन में क्या कहा था। उसे लेसन सिखाना जरूरी है, इससे पहले कि बाकी लोग भी सोचने लगे कि वे हमारे साथ ऐसा कर सकते हैं। मैं पैक्ट तोड़ने की बात नहीं कर रहा। मैं भी मानता हूं कि हमारे लिए नेक्स्ट स्टेज में जाना और एकेडमी में एंटर करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से पूछ रहा हूं कि क्या आपको दिक्कत नहीं होगी अगर मैं अपने लोगों को एक्ट करने भेजूं। यह सुनकर अपोलो सच में बेड से उठ बैठा और स्टाई की तरफ देखा। यह तुमसे उम्मीद से कहीं ज्यादा रीजनेबल रिक्वेस्ट है। ठीक है, अपने कुछ लोगों को भेज दो। परमिशन मिलते ही स्टाई तुरंत रूम से निकल गया। हालांकि उसे यह रिएक्शन अजीब लगा। वह अपोलो को समहाउ कन्विंस करने की तैयारी करके आया था, लेकिन उसे बिना किसी बहस के पूरी मंजूरी मिल गई थी। बेशक उसे यह नहीं पता था कि रैंक वन स्टूडेंट पहले से ही यह देखने के लिए क्यूरियस था कि उसका इंटरेस्ट का इंसान उन ट्विंस के साथ कैसे डील करेगा। गैरी ब्रेकफास्ट करने नीचे गया था, लेकिन रोज की तरह खाना उसे भरने के लिए काफी नहीं था। उसकी एनर्जी आखिरकार 150 से नीचे गिर चुकी थी, और इसी ने आज एक्ट करने का उसका इरादा और मजबूत कर दिया था। क्या मुझे जाकर उस स्टाई गाय को लेसन सिखा देना चाहिए? नहीं, ऐसा किया तो नंबर पर असर पड़ेगा। अफसोस, लगता है उसे 4 और दिनों तक ये ट्रीटमेंट सहनी पड़ेगी। हम अगर मैं रैंक 3 पर जाऊं तो? अगर वह फाइट जीत गया तो शायद स्टाई पर थोड़ा इन्फ्लुएंस मिल जाए और मैं उससे कह सकूं कि वह रुक जाए। इसी पॉसिबिलिटी पर सोचते हुए गैरी रूम से निकलने ही वाला था कि तभी 2 रेड हेयर्ड भाई अंदर आ गए। जगह पहले से ही छोड़ी थी और उन्होंने लगभग सारी लाइट ब्लॉक कर दी। अगली बार अपना बेवकूफ मुंह खोलने से पहले 2 बार सोचना, रैंक 42 वाले स्टूडेंट ने घमंड से कहा, जैसे ही उसका चेहरा बदलने लगा और ट्रांसफॉर्म होने लगा। उसका भाई भी वही कर रहा था। गैरी ने उस छोटे से कमरे पर नजर डाली। यह फाइट के लिए बेस्ट जगह नहीं थी, लेकिन एक अच्छी बात थी। यहां कोई नहीं देख पाएगा कि वह क्या करने वाला है। सॉरी गाइस, लेकिन तुम्हारे रेड हेयर और ये फैक्ट कि तुम दोनों भाई हो सच में मुझे इरिटेट कर रहा है। गैरी ने कहा। उसकी आंखें लाल होने लगी। पिछले कुछ दिनों से मैं हैंग्री हूं, और जब तुम खुद मेरे पास आए हो तो रिटेलिएट करने का ब्लेम मुझ पर मत डालना। आखिरकार लंच का समय आ गया। छात्र कैंटीन में उमड़ पड़े। इयन इजी के साथ जाकर गैरी की टेबल पर बैठ गया ताकि वे साथ में खाना खा सकें। नंबर स्टाई के पास खड़ा था, जिसके चेहरे पर किसी वजह से बड़ी सी स्माइल थी। हे गैरी, इजी ने कहा, तुम्हें नहीं लगता कि किसी ने उसके पीछे कुछ किया? मतलब वह कभी लंच के लिए लेट नहीं होता। हो सकता है कि वही हुआ हो, इयन ने कहा। क्या तुम्हें लगता है कि उस टॉप रैंकर ने प्रॉमिस के बावजूद एक्शन ले लिया? उसी पल जब दोनों कैंटीन छोड़ने ही वाले थे, उन्होंने डबल डोर से किसी को अंदर आते देखा। ह्यू वहां आ गया। इयन ने राहत की सांस ली। हे गैरी, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। जल्दी नहीं करोगे तुम्हारा सूप ठंडा हो जाएगा। गैरी ने बस थम्स अप दिया। एक सेकंड में आ रहा हूं। वेयरवुल्फ ने सीट नंबर 42 को ढूंढा और वहां से खाना उठा लिया। आखिरकार एक वर्दी मील, उसने सोचा, स्टेक पोटैटोज और एक्स्ट्रा आइटम्स को देखते हुए। बीज वही जाना पहचाना साउंड पूरे प्लेस में गूंज उठा, जो ये बताता था कि अगला मील टाइम आ चुका है।
यहां रहने के दौरान प्रैक्टिकली भूखा रहने के बावजूद वेयरवुल्फ हर मील टाइम का इंतजार करता था। अपने दो अनइनवाइटेड गेस्ट्स के टाइमिंग को देखकर उसे साफ समझ आ गया कि उनका आना कोई कोइंसिडेंस नहीं था। इस वक्त हर कोई कैंटीन की तरफ जा रहा होता, जिससे टीचर्स सबसे ज्यादा बिजी रहते थे ताकि कोई फाइट न हो जाए। लेकिन भाइयों में से एक थोड़ा पीछे खड़ा था, जिसे बाहर से अंदर देख पाना नामुमकिन था। सिर झुकाए हुए गैरी का शरीर हल्का सा कांपने लगा। देखा ब्रॉक, रैंक 42 वाला ट्विन हंसा। डरपोक डर से कांप रहा है। जल्दी निपटा देते हैं इसे ताकि लंच मिस न हो। तुरंत ब्रॉक गैरी की तरफ दौड़ा। उसका चेहरा ट्रांसफॉर्म होकर एक घिनौने इंसेक्ट जैसा बन गया। बड़ी बड़ी आंखें और सिर के ऊपर बीटल जैसे मैसिव फोर्सेप्स उगाए थे। भागते हुए इंसेक्ट ऑल्टर्ड ने अपना सिर नीचे झुका लिया। उसके फोर्सेप्स तेज और मजबूत दिख रहे थे और वे इंडिपेंडेंटली कंट्रोल हो रहे थे। गैरी तक पहुंचने से पहले उसने उन्हें कई बार झटके से बंद किया, जिससे एक भारी एको गूंज उठा। देखते हैं, जब मैं तुम्हारी कमजोर हड्डियां चटका दूंगा तब तुम्हारा मुंह कैसे चलता है। ब्रॉक ने ताना मारा। तुम लोग, गैरी ने गहरी गुर्राती आवाज में कहा। जैसे ही इंसेक्ट ऑल्टर्ड काफी पास आया, वेयरवुल्फ ने दोनों हाथ ट्रांसफॉर्म किए और फोर्सेप्स को पकड़ लिया। मैम, मैं इन्हें बंद नहीं कर पा रहा। ब्रॉक को एहसास हुआ जब उसने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन ग्रीन हेयर्ड टीनेजर की पकड़ अटल थी। क्या कर रहा है ब्रॉक? बस उसके हाथ काट दे, उसका भाई चिल्लाया। पहली बार तो नहीं होगा, बाद में पैच अप कर देंगे। उसे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि हालात अब उनके कंट्रोल से बाहर जा चुके हैं। मेरे लंच के बीच में आने की हिम्मत कैसे की? गैरी गरजा। उसने पूरी ताकत से फोर्सेप्स को अलग अलग खींचा जब तक कि वे टूट नहीं गए। ब्रॉक का खून जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन गैरी यहीं नहीं रुका। उसने अपने पैर से इंसेक्ट ऑल्टर्ड के पेट पर जोरदार किक मारी। उसे उसके भाई की तरफ उछाल दिया। इसे स्टेडी पकड़ कर रखना। दोनों ने गैरी की आवाज सुनी। ऊपर देखा तो गैरी अपने रूम के एक सिरे से दूसरे सिरे तक स्प्रिंट करता हुआ आ रहा था। उसने मुक्का घुमाया और ब्रॉक के पेट पर दे मारा। क्रैक! आवाज से साफ था कि एक से ज्यादा रिब्स टूट चुकी थी। इतनी जबरदस्त स्ट्राइक थी कि दोनों ट्विन्स उड़ते हुए कमरे से बाहर जा गिरे और दीवार में धंस गए। दोनों वहीं बेहोश हो गए। टीचर्स ने दोनों का ध्यान रख लिया तो गैरी सीधा कैंटीन चला गया, जहां वह परफेक्टली ग्रिल्ड स्टेक का मजा ले रहा था। पोटैटोज और साइड्स भी बुरे नहीं थे, लेकिन असली मजा तो मीट में ही था। 10 पॉइंट्स ऑफ एनर्जी रिस्टोर्ड, 158, 300 एनर्जी। आह, ये सच में सोल तक लग गया। लेकिन मैं अभी भी भूखा हूं। मुझे रिफिल के बारे में पूछ लेना चाहिए था। हफ्ते भर लगभग सिर्फ सूप पीने के बाद मैं अभी भी दर्जनों खा सकता हूं, शायद 100 भी। गैरी ने पेट सहलाते हुए सोचा और टेबल पर बैठे बाकी लोगों की तरफ देखा। वे सब ग्रीन हेयर्ड टीनेजर को अपने साथ बैठा देख हैरान थे, लेकिन उसके बैज पर लिखा नंबर देखकर उन्हें समझ आ गया कि उसका वहां बैठना जायज है। जब उन्होंने अपने अपने बैज देखे तो पाया कि नंबर्स बदल चुके थे। साफ था कि उसके आने से ठीक पहले फाइट हुई थी, और किसके साथ हुई थी यह भी जाहिर था, क्योंकि 2 सीट्स खाली थी। हे, तुम लोग ये खाने वाले हो या नहीं? गैरी ने उनके प्लेट्स की तरफ देखते हुए पूछा, होंठ चाटते हुए। अगर नहीं तो मुझे एक्स्ट्रा चल जाएगा। मुझे बस मीट चाहिए, बाकी तुम रख लो। उसके बगल में बैठा स्टूडेंट, जो अब नया रैंक 44 था, बस सिर हिलाकर प्लेट आगे बढ़ा दी। उसका रैंक पहले ट्विन्स के बीच में था, और अब उसने अपनी आंखों से देख लिया था कि न्यूकमर ने स्ट्रॉन्गर ट्विन को भी हरा दिया था। एक टुकड़े मीट के लिए उसे दुश्मनी मोल लेना बेवकूफी थी। टॉप रैंकर्स की टेबल पर सब जानते थे कि स्टाई को न्यूसेंस से डील करने की परमिशन मिली थी, लेकिन गैरी का यूं सामने आ जाना साफ बता रहा था कि प्लान फेल हो गया। अपोलो ने देखा कि स्टाई की मुट्ठियां कस गई थी। उसका सिर हल्का कांप रहा था और दांत पीसने की आवाज सब सुन सकते थे। ये कैसे हो सकता है? ट्विन्स भले ही सबसे स्ट्रांग न हो, लेकिन 2 थे और सामने सिर्फ एक। ये इंसान आखिर है कौन? स्टाई अवाक रह गया। उसके चेहरे के प्राइसलेस एक्सप्रेशन को देखकर अपोलो आखिरकार हंस पड़ा। वह काफी देर से खुद को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो कंफ्यूजन बहुत मजेदार था। तो अभी भी लगता है मेरी किलर इंस्टिंक्ट ऑफ है? रैंक 1 ने घमंड से कहा, स्नो के हाथ से एक कैरेट छीनते हुए और बड़ा सा बाइट लेते हुए। Whatever, स्नो ने आंखें घुमाई। Tier 3 का बम्पकिन यहां कितना आगे जा पाएगा? उसने बस 2 स्क्रब्स को पीटा है, जिन्हें मुश्किल से हाई रैंकर कहा जा सकता है।
इससे वह स्पेशल नहीं बन जाता। स्टाई ने यह बात सुनी और डिसबिलीफ में उछल पड़ा। टियर 3, वो गंदगी टियर 3 टाउन से होकर भी इतना बोलने की हिम्मत करता है? नंबा भी चुप था। वह ग्रीन हेयर्ड टीनेजर को देख रहा था जो बिना किसी चिंता के मीट ठूस रहा था। गैरी, तुम कॉन्सिक्वेंसेस से डरे बिना ये सब कैसे कर पा रहे हो? तुम्हारा फैमिली भी मेरी तरह टियर 3 से है। चाहे तुम कोई भी हो, इवन गैंग मेंबर, यहां के लोग हमें किसी भी पल कीड़े की तरह कुचल सकते हैं। तुम्हें अपने गैंग मेंबर्स की परवाह नहीं? अपने फैमिली की नहीं? या फिर? तभी गैरी ने दूसरा मील खत्म किया, उठ खड़ा हुआ और एक बार फिर टॉप टेबल की तरफ बढ़ने लगा। चलते हुए वह नंबा के पास रुका और स्टाई से सीधी नजरें मिलाईं। तुम्हारे दो गूंस कुछ समय तक इनकैपेसिटेटेड रहेंगे, गैरी ने कहा। जब वे होश में आईं तो उन्हें बता देना कि उन्हें सिर्फ इसलिए चोट लगी क्योंकि तुमने उन्हें मेरे पास भेजा था। मैं खुद उन्हें टारगेट करने वाला नहीं था। कमबख्त! स्टी चिल्लाया और आगे बढ़ने ही वाला था कि तभी अपोलो ने टेबल पर हाथ मारा। आवाज तेज नहीं थी, लेकिन अजीब तरह से एक वाइब्रेशन टेबल से होकर सीधा स्टाई की तरफ गई, जिससे उसकी प्लेट और कटलरी फिर से उछलने लगे। मैसेज समझते हुए रैंक 4 स्टूडेंट ने गैरी को घूरा और वापस बैठ गया। ओ, मुझे लगा तुम मुझे चैलेंज करने वाले थे, गैरी ने कॉकी अंदाज में पूछा। डोंट वरी, मुझे तुमसे फाइट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं, कम से कम तब तक नहीं जब तक ये गाय मुझसे न कहे। उसी पल गैरी को लगा कि अब प्लान एक्ट करने का सही वक्त है। उसने टेबल की तरफ देखा और उसकी नजर रैंक 3 स्टूडेंट वू चेन पर टिक गई। आई चैलेंज यू टू अ फाइट। रुको, ये मैंने तो नहीं कहा। गैरी चौंक गया। साइड में मुड़कर देखा तो पाया कि नंबर स्टाई की तरफ इशारा कर रहा था। आई चैलेंज यू टू अ फाइट, गोट ऑल्टर्ड ने दोहराया। चलो इसे यहीं खत्म करते हैं। मैं तुम्हारा पर्सनल बटलर बनकर थक चुका हूं। वेयरवुल्फ को बिना कॉन्सिक्वेंसेस की परवाह किए एक्ट करते देख नंबा के अंदर कुछ जल उठा था। क्या सब पागल हो गए हैं? तुम्हें फाइट चाहिए? ठीक है, स्टाई चिल्लाया खड़ा होते हुए। अगर तुम जीत गए तो मैं डील पूरी करूंगा बिना किसी सवाल के, लेकिन अगर मैं जीता तो तुम काश पैदा ही न हुए होते।